बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसा दिन है कि जब पाकिस्तान के 1992 के वर्ल्ड कप के जो पाकिस्तान के विक्टों के मुहाफिज थे मोइन खान साहब आज वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोइन खान साहब को जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मोइन खान साहब पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में पहली मरतबा जो है वो एशिया कप भी जीतने का एजाज़ दिलवाया था। साथ साथ 92 का वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी, यकीनी तौर पर वो फतह आज भी याद रखी जाएगी। इसके साथ साथ सियालकोट में उस टेस्ट मैच में कि जहाँ पे पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, वहाँ पे मोइन खान साहब ने सेंचुरी स्कोर की थी और श्रीलंका गो के वो टेस्ट मैच जीत गया था, लेकिन मोइन खान साहब ने अपनी रेजिस्टेंस को शो किया था। और चूंकि मैं डोमेस्टिक का आदमी हूँ, मैं क्लब क्रिकेट का आदमी हूँ, मैं ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है इस बात पे कि कई ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको मैंने जो है वो बतदरीज डेवलप होते हुए देखा। उनमें से एक मोइन खान भी हैं, क्योंकि मोइन खान साहब के जो आज दुनिया भर में जो है वो कोचिंग के हवाले से जाने जाते हैं। आज जो है वो पाकिस्तान के अलावा दीगर जो गैर मुमालिक की लीग्स हैं उसमें भी कोचिंग करते हैं। श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी हमें कोचिंग करते हुए नजर आए और अभी इन दिनों वो जिम्बाब्वे में भी हैं और इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और गाए बगाए जी स्पोर्ट्स को भी उनका तावन हासिल रहता है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि गज़फ़र अली जो उनके मैनेजर हैं वो जो है वो उनकी जानिब से भी जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मोइन खान साहब का जिक्र मैं कर रहा था कि मोइन खान साहब आप देख भी रहे हैं कि जी स्पोर्ट्स में भी उनका तावन हमें हासिल रहा है। और ये गज़फ़र अली हैं कि जो मैनेजर हैं इस वक्त मोइन खान क्रिकेट अकेडमी DHA स्पोर्ट्स क्लब कराची के, वो भी इस सालगिरह की खुशियों में सेलिब्रेट थे। उनकी जानिब से भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस तरह मैं कह रहा था कि मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ, क्लब क्रिकेट कवर करने वाला बंदा हूँ, मैं वो एंकर हूँ कि जो बहुत ही निचली सतह से जो है वो प्लेयर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद जब वो कामयाबी हासिल करते हैं तो जितनी उनको खुशी होती है इतनी खुशी हमें भी होती है। तो मोइन खान साहब को जो उनकी ज़िंदगी का सबसे पहला जो एक बड़ा मैन ऑफ द मैच मिला था वो उनको बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला था इंटरजोनल अंडर 19 टूर्नामेंट जो था, और उसमें इनाम में उनको एक बैट मिला था। और ये नाचीज़ उस मैन ऑफ द मैच का चश्मेदीद गवाह भी है। तो आप देख सकते हैं मोइन खान साहब आज माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और मज़ीद ज़िंदगी दें, उनको और मज़ीद अता फरमाएं। आज माशाल्लाह 53 साल के हो गए हैं, लेकिन साथ साथ जब मोइन खान साहब को हम आज सेलिब्रेट करें उनकी सालगिरह को, आज एक भारत के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर के जो साथी हैं अंशुमन गायकवाड जो गुज़िश्ता चंद माह पहले कैंसर के बाइस इस दारे फ़ानी से कूच कर गए थे, आज अगर वो ज़िंदा होते तो आज वो अपनी भी सालगिरह मना रहे होते। अंशुमन गायकवाड एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन थे कि जो अपनी करेज की बुनियाद पर जाने जाते थे। और उस टेस्ट मैच में जो 75-76 में टेस्ट मैच खेला गया जमैका में, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स की फास्ट बॉलिंग के बाइस बेदी ने जो थी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ पर उन्होंने 81 रन की इनिंग खेली थी और एक बाउंसर उनको लगा था माइकल होल्डिंग का, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, लेकिन नाकाबिल शिकस्त रहते अंशुमन गायकवाड। तो आज अगर वो जिंदा होते तो आज वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे होते। ये तो आज की सालगिरहों के हवाले से था। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्यूचर प्लान को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब अगर मौजूद होते तो उनकी भी मुलाकात होती। एक कनेक्शन कैंप के नाम से एक मीटिंग की गई जिसमें पाकिस्तान का क्रिकेट सेटअप के हवाले से बात की गई है और इसके साथ साथ फ्यूचर के हवाले से भी बात की गई है। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आज के कैंप का मकसद था कि जो हम में कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कैंप में अच्छी डिस्कशन हुई है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान क्या होना चाहिए। सलमान नसीर। खिलाड़ियों के साथ अच्छी गुफ्तगू हुई, अच्छा लगा कि लड़के अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड हैं। गैरी क्रिस्टन। कैंप का मकसद PCB और खिलाड़ियों के दरमियान कनेक्शन का था। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की और काफ़ी अच्छा लगा। जेसन गिल्स्पी। चैम्पियंस वनडे कप के प्लेऑफ मरहले का कल से आगाज़ होगा। कल क्वालिफायर में UMT मार्कोर्स और लेक सिटी पैंथर्स का मुकाबला होगा। मेरा काम परफॉर्म करना है, 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि मुझे अब मौका मिलेगा। कामरान गुलाम। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में तेज़ तरीन 50 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर हूँ। 3 साल से नहीं खेला, लेकिन अब भी दूसरी बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग औसत है। कौमी टीम से ड्रॉप क्यों किया, इसका PCB ही जवाब दे सकता है। मोहम्मद अब्बास।
आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। टी20 वर्ल्ड कप में मुश्किल ग्रुप की बड़ी टीमों को कोई दबाव नहीं, हमें तगड़ा खेलना होगा। कप्तान फातिमा सना। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 63 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भूटान का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। और वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद इकबाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जनाब, अच्छी खबर आपने देखी कि अरशद इकबाल जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की विमेंस टीम दुबई पहुंच चुकी है और हम पहुंच चुके हैं ब्रेक के वक्त पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है कनेक्शन कैंप लगाया इस हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कि जो फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है के लिए जो एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। उनको देखकर बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट ने जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का शोबा अपनाया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फॉर्मर रिजीम था उसमें वो डायरेक्टर मीडिया भी थी और चूँकि हक और सच हमेशा से इनके कलम से भी निकला है और इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी इन्होंने हक और सच की बात की है। तो ऐसे आदमी ज़्यादा जो वो रुक नहीं पाते हैं कुछ ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे शायद इंसाफ के तकाजे पूरे ना होते हों। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे लिए बहुत ही सीनियर, बहुत ही हमारे लिए ऑनरेबल, और हम बहुत खुश होते हैं और बहुत अपने आप को ब्लेस फील करते हैं जब भी हमारे शो के लिए टाइम देती हैं। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, इज्जत अफजाई का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से, क्योंकि आपने बड़े करीब से इन तमाम तर मामला को देखा है और हमारी तो बड़ी दुआ भी थी, कोशिश भी थी और ख्वाहिश भी थी कि आप वहाँ का आपका स्टेज होता थोड़ा प्रोलॉन्ग होता। लेकिन अब जिस तरह से मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की हालत जो है ज़बूहाली का शिकार है, आपको क्या, क्योंकि आप अंदर से देख कर आई हैं, आपको क्या महसूस होता है कि क्रिकेट क्यों हमारी बेहतर नहीं हो रही है? क्रिकेट क्यों बेहतर नहीं हो रही, बहुत गंभीर किस्म का सवाल है ये और मेरा ख्याल है ये सवाल तो आज सलमान नसीर साहब से भी पूछा गया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज कर रहे थे दोनों कोचेस के साथ, तो मैंने सुनी नहीं, मैंने देखी नहीं, तो मुझे पता चला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बहुत से जवाब तो अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को उठा के देखें तो पता चल जाएंगी। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान अगर बहुत नीचे है तो आपको पता चल जाएगा 8वें नंबर पे क्यों है। अगर आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी टीम है जो ताज़ा तरीन जो है अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त खाई है जिसने, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम क्यों सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पा रही गुज़िश्ता कई सालों से, तो ये बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको बताते हैं कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करने के बजाय नीचे जा रही है। मगर अली इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज जिसको समझना जरूरी है, जो आई एम श्योर जो आज ये कनेक्शन कैंप लगाया था 1 डे का, मुझे इसका असल में मकसद समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मुझे थोड़ा बताइएगा। क्योंकि देखिए आप कोचेस को लड़कों के सामने बिठा रहे हैं और आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, क्या चीजें आपको नजर नहीं आ रही जो कि मीडिया में भी बहुत हाईलाइट हो रही हैं। आपको आपके जो नतायज हैं वो आपको बता रहे हैं कि बहुत हालात जो है वो खराब जा रहे हैं। बल्कि आज तो मुझे ये बताया गया है कि COO साहब ने इस चीज को कन्फेस भी किया है कि टीम में जो है वो इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से कोचेस ने इस पर काम कर रहे हैं। मैंने गैरी क्रिस्टन का भी स्टेटमेंट भी देखा, उन्होंने भी यही कहा कि सबको मिलके हमें बेहतर तरीके से डालना है पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेकिन ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इस तरह की जो सिटिंग है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद पब्लिसिटी जरूर हो सकता है, एक इवेंट जरूर हो सकता है, आप टीवी अखबारों में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, मगर इसके मंतकी नताइज नहीं निकलते इस किस्म की सिटिंग्स के। बिकॉज जो कोचेज होते हैं वो प्लेयर्स के मुंह पे बहुत सारी बातें नहीं बताते और जो प्लेयर्स हैं वो बहुत सारी चीजें कोचेज के मुंह पे नहीं कह सकते।
तो होना तो ये चाहिए था कि अब बंद दरवाजों में बैठें, गैरी क्रिस्टन को बिठाएं, डेजी को बिठाएं, बड़े कोचेज हैं वो, और उसके बाद उनसे समझें कि सिचुएशन में क्या। आई एम श्योर समझा भी होगा, लेकिन जो ये आई वॉश के ये चीजें की जाती है ना, वो असल में मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि उनके नताइज हमें, दूररस नताइज हमें नहीं नजर आते। तो ये इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट करने से कोई फायदा नहीं है। गेम के ऊपर काम करना है तो ये पूछें कि ये जो आपका पाकिस्तान कप चल रहा है, इसमें कोई भी टीम जो है वो चेज क्यों नहीं कर पा रही। आखिर हमारे लड़कों में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि सेकेंड इनिंग्स में उनको अगर पिच मुश्किल भी हो जाती है तो वो क्यों नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पाते, वो क्यों नहीं चेज कर पाते? क्या वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, या वो एक हमारे अंदर एक डिफीटेड मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है? तो ये तो सवाल आपने बड़ा मासूमियत से कर दिया, मगर इसके जवाब तो बहुत गंभीर हैं। देखिए, मैं जानना ही चाहता हूँ कि मेंटोर्स का क्या रोल है, क्योंकि एक मेंटोर को वो हमें ग्राउंड में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे मेंटोर इस वक्त जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, कोच जो है सईद अजमल साहब वो टेप बॉल खेलने के लिए यूएई गए हुए हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड में आप बड़े करीब भी रही हैं, और चले अगर नहीं भी रही हैं करीब, तो माशाल्लाह आप हमारे लिए एक उस्ताद तालीक की हैसियत रखती हैं। आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में लोग आते नहीं थे उस वक्त आपने इस कठिन फील्ड को अपनाया। तो ये कौन, कैसे चल रहे मामले, इनको कौन ऐसे मशवरे दे रहा होगा इस किस्म के? देखिए ना, ये जो चेयरमैन हमारे आते हैं, जितने आए हैं, वो सब जो है एक खास दौर, ये खास तौर पे ये जो T20 का दौर जब से शुरू हुआ है ना, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ ना, तो हम देख रहे हैं कि तनज़्ज़ुली की तरफ चीजें इसलिए जा रही हैं कि संजीदा जो काम करने हैं वो असल में उस क्रिकेट बोर्ड के अंदर उन ओहदेदारों ने ही करने हैं जो क्रिकेट को, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो क्रिकेट को चला रही है। ठीक है, कतई उनकी नियत पे मैं शक नहीं करती, लेकिन देखिए जब आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं ना, तो क्वेश्चन बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपको पूछना होता है कि आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इसी तरह वहां पे देख के और ये अंदाजा हो रहा था कि जो भी चेयरमैन आता है उसको इतना ज्यादा चीजों का एक तो पता नहीं होता, क्रिकेट की डायमेंशंस का उतना पता नहीं होता उसको। उसके बाद जब वो हो जाता है, उसको डिपेंडेंट हो जाता है वो अपने उन डायरेक्टर्स पे, सीईओ पे, कि वो उनको गाइड करें कि जी उनको क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ वो बाहर अपने दोस्तों से मशवरे कर लेते हैं, उसके नतीजे में भी कुछ गैर जरूरी किस्म के इक़दाम कर लेते हैं। मगर जो लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, अगर वो सिर्फ सही मशवरे नहीं देंगे और सिर्फ हाँ में हाँ मिला के टाइम पास करते रहेंगे कि एक चेयरमैन के आगे भी आप हाथ बांध के खड़े रहते हैं, जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दूसरे चेयरमैन के सामने भी आप ऐसे ही रहते हैं, तीसरे के भी सामने रहते, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? इम्प्रूवमेंट के लिए आपको उन लोगों को सामने बिठाना है जो क्रिकेटिंग माइंड रखते हैं, वो कोचेज, उनको सामने लेके हैं। अब आप जो मेंटोर्स की बात कर रहे हैं, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दिया है, कोई सेंस ही नहीं बनती इन फैसलों की कि आप ऐसे लोगों को रखें जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, कहीं और से पैसे कमा रहे हैं या किसी और हैसियत से खेल रहे हैं, तो फिर मकसद खत्म हो जाता है। तो जब मकसद ही खत्म हो गया तो फिर क्या रह गया? फिर वो शोशा रह गई ना, फिर ये बताना रह गया 35 लाख रुपए महीना आप दे रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, तो ये भी चल रहा है, क्या है, एक मेंटोर के नाम पे भी चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, रिच है ना क्रिकेट। देखिए मैम, आपकी कभी कोई आपकी कोई सवाल से कोई बात हुई कि आपने कोई ऐसी तजवीज़ दी आपने कि आप जब जितने ये प्लेयर्स को बुलाते हैं तो सब जाहिर सी बात है जॉब सीकर है, माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कभी ऐसे लोग हैं जो ग्रास रूट क्रिकेट कवर कर रहे होते हैं, क्लब क्रिकेट पे होते हैं, डोमेस्टिक में होते हैं, उनको कभी बुलाएं, उनसे तो पूछें कि क्या मामलात हैं, किस तरह से मामलात सही हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक कोना मशाफ हैं तो आप बेहतर उनको इस हवाले से एडवाइस कर सकती नहीं? देखिए ना, वहाँ मुझे तो क्रिकेट बोर्ड में जाके जिस चीज का एहसास हुआ वो ये कि वो जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ठीक है, आप जैसे लोग जो सारी उम्र से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं और बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं, क्रिकेट की खास तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट की डायनामिक्स को समझते हैं, वो ऐसे लोगों को तो वो उनको पसंद नहीं है ऐसी चीजें। आपका ख्याल है कि मैंने छोड़ दिया पीसीबी? इसलिए कि जिस मकसद से आप गए हैं, अगर आप अपनी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे, अगर आपकी बात को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा,
तो फिर आपको पता है मुझे जॉब की तो जरूरत नहीं थी। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये बहुत दिल चाहता था कि लोगों को बुलाएं बिठाएं, मगर किसके साथ बिठाएं, क्योंकि वो तो बात ही कोई नहीं सुनना चाहता ना। वो सब अपने, मैं किसी को खुदा ना खास्ता कोई कंडेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तो वो बात कर रही हूँ कि जो इतने सालों से क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे अगर आ रही है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही लोग हैं ना जो क्रिकेट चला रहे हैं और जो फैसले कर रहे हैं वहां पे बैठ के, क्रिकेटिंग फैसले। मैम ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप सबको एक मसावी नज़र से देखती थी, और मैं तो इस बात का खुद भी विटनेस हूं कि आपने किस तरह से पीसीबी के जो मीडिया डिपार्टमेंट, इसको 360 आपने जो है इसको घुमाने की आपने कोशिश की, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की। अतीकुज़्ज़मा मेरे शो में थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में एनसीए के अंदर विकेट कीपिंग कोच था, मुझे कभी सरफराज के साथ काम करने का मौका नहीं मिला और मुझ पे जादू कर दिया गया। इतना तक हुआ है पीसीबी में, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मुझ पे जादू कर दिया गया, काला जादू। कि ऐसा तो नहीं कि आपको भी काम करने नहीं दिया गया और आप भी एक नापसंदीदा शख्सियत थी वहां पे? ऑफ कोर्स मुझे तो कोई पसंद कर ही नहीं सकता सीधी सी बात है ना। लेकिन देखिए, अच्छा हुआ ये बात आ गई, तो मैं एक वजाहत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पर काफी एक्टिव होती हूँ। तो लोग, मुमकिन है बहुत सारे लोग ये समझते हो कि जी ये बीबी का तो काम ही क्रिटिसाइज करना है, इनको आता जाता कुछ है नहीं, मगर ये हर वक्त बोलती रहती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि पेन बहुत है, दुख बहुत है। हम लोगों ने सारी जिंदगी क्रिकेट के साथ गुजार दी और एक मुखलसी के साथ काम किया, और उस क्रिकेट को अब जब हम बर्बाद होते देख रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेट की बर्बादी ही है। आज अगर सीईओ साहब ने टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि जी इत्तेफाक नहीं है, फलां चीज नहीं है, भाई जब वो जो सारी चीजें जब हो रही थी उस दौर में पिछले साल, तो उस वक्त जो है क्यों आपने नहीं बोला? आप उस वक्त क्यों नहीं मुदाखलत की और कहते चेयरमैन साहब को कि जी ये फैसले सही नहीं हो रहे? तो देखिए, जब इस तरह से चलेंगी ना चीजें कि सब अपनी अपनी नौकरी बचा रहे होंगे और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहे होंगे, तो माफ कीजिएगा अली, फिर ये जिस तरह मुल्क चल रहा है वैसे क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे एहसास है कि आप इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आपने अपनी मसरूफियात पे से वक्त निकाला। शो की जरूर रही, क्योंकि वो तो हम 1 घंटे का शो भी आपके साथ करते हैं तो तशनगी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी शो में तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आपका इस मुख्तसर से भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी पाकिस्तान की एक सीनियर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद साहबा, के जो पीसीबी में आई थी, पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट को बेहतर करने, लेकिन जिस तरह से माफिया है उन्होंने उनको सही करने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि जिस तरह से तंदे के साथ काम करें, सभी इनकी जो कोशिश और काविशें उसकी सताइश करते नजर भी आ रहे थे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। कुछ आज हेनरी ब्लोफील्ड की भी सालगिरह है, कुछ जरा क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा, और अब हमें एक और बड़े ज़बरदस्त सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट और सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब ने ज्वाइन किया। उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा असद साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड आपने मुझे ऑनर दिया है कि मैं क्रिकेट के मामला पर कुछ बात कर सकूं आपके साथ। और सर आप माशाल्लाह सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं और हम अभी तिफले मकतब भी हैं, और आज एक बड़े क्रिकेट कमेंटेटर की आज सालगिरह भी है हेनरी ब्लोफील्ड की। तो आज आपसे क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन लोगों में शामिल हैं कि जो मीर कारवां हैं। अगर मुनीर हुसैन साहब का, हसन जलील साहब का जिक्र आता है तो आपका तस्करा भी आता है कि उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से। ये क्या वजह आपको नज़र आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है शायद उर्दू क्रिकेट कमेंट्री से कुछ पशेमान सा है, कुछ नादिम सा है कि बहुत झिझकते हुए उर्दू कमेंट्री पे की जाने वाला है वो? अच्छा, मुझे इस दफा यकीन कीजिए कि अफसोस हुआ कि टू स्टार्ट विद उर्दू कमेंट्री को इस बड़े अच्छा इवेंट हो रहा है फैसलाबाद में उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब ये पहली बात तो ये है कि अगर ये प्ली ली गई है कि इसकी स्ट्रीमिंग या इसकी ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड होनी है, तो वर्ल्ड वाइड मैं गारंटी कहता हूँ कि 1 अरब से ज्यादा क्रिकेट फॉलोअर उर्दू के सुनने वाले हैं। हिंदुस्तान को भी शामिल करें, बांग्लादेश को शामिल करें, अफगानिस्तान को शामिल करें, नेपाल को शामिल करें, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ पाकिस्तानी इंडियंस और एशियंस जो अपने क्रिकेट रिकॉर्डर्स देते हैं वो उर्दू को समझते हैं। उर्दू दुनिया की बड़ी जुबानों में से है। हार्वर्ड, बर्कले, कैम्ब्रिज में उर्दू की चेयर्स है, इकबाल की चेयर्स है, इतनी बड़ी ये जुबान है। ये जो आप बात कर रहे हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं,
क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई खुदाना खास से जाहिल लोग नहीं हैं, ये सब समझते हैं। आप समझते हैं, समी बदनी साहब नहीं जानते होंगे, सलमान नसीर साहब नहीं जानते होंगे, वाला साहब नहीं जानते होंगे, और जो न्याजी साहब हैं ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, इनको सब पता है। और मैं हैरान हूँ, और ये मैं इसलिए इस बात को ज्यादा इसमें तलखी नहीं आ जाता, क्योंकि ये अंदाजा हो गई शायद मैं अपने लिए कोई रास्ता हमाल करना चाहता हूँ, ये बात भी नहीं है। अच्छा हुआ कि अब इन्होंने एक तड़का लगा दिया है, तारिक सईद को बुला लिया वहां पे, मुझे खुशी हुई है। लेकिन इसको अब मुनीर हुसैन साहब मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा जंगें की थी अब्दुल हफीज कारदार साहब से और जियाउल हक साहब से ऑर्डर करवाए थे कि अब ये बराबरी की बुनियाद। लेकिन सर आप, क्योंकि वक्त में सर आप ये समझते हैं, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, और हमारे बड़े महाराज कमेंटेटर्स हैं जिन पर मैं फख्र कर सकता हूँ, आप फख्र कर सकते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं, मुझे आपको याद होगा कि अभी थ्रू द कर्टसी ऑफ सलमान बट या लाहौर में जो एडमिट हुआ था हमीद यास इंस्टीट्यूट का, पजाबी में कमेंटेशन मैं इसी तरफ आ रहा था, मैं इसी तरफ आ रहा था असद भाई, मैं भी चाहता हूँ असद भाई, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जब पंजाबी कमेंट्री इतनी कामयाबी के साथ खुद आपने कमेंट्री की है, जितनी सुस्ता उर्दू में आपने जो है कमेंट्री की, इतनी वक्री आपने पंजाबी में भी कमेंट्री की है, तो उर्दू कमेंट्री को क्यों पीछे किया जा रहा है? अभी आपने सवार आपकी बात की, मैं तो कहता हूं सर कि अगर जिनके लिए आप जो खेल रहे हैं, अगर वही इंग्लिश में सवालात के जवाबात नहीं दे पा रहे, तो फिर इंग्लिश कमेंट्री का मकसद अब क्या रह जाता है फिर? अली मैं आपको बात बताऊं, एक चौधरी मंजूर साहब थे, वो लाहौर के क्रिकेट क्लब के रुए रवा थे। मैं एक दफा लाहौर में सर्विस हाउस उनके पास बैठा हुआ था, उनके भतीजे थे उनके पास बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा तुझे क्या कर दो, ये वो चौधरी मंजूर है जिनको 1952 में लाला अमरनाथ ने इंडिया बुलाया था चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब के साथ, जो कि चेयरमैन पीसीबी है कि आप आए हमारे मेहमान बन के, इस पाई के लोग थे। मुझे वो कहने लगे कि तुसी भी कमेंट्री कर दो, मैंने कहा यहाँ शुरू की थी, कहने लगे कि देखो तुसी सारी ना उर्दू च करिया करो, हिंदुस्तान च रेडियो वाले इस वास्ते कर देंगे कि पूरे इंडिया च हिंदी को लोग पसंद नहीं करते, नफरत कर देंगे। हमें तो ये मौजे हैं कि सारे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक लोग उर्दू को पसंद करते हैं, और अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि उर्दू का कस्टोडियन है। आपको पता है इसके हालात कैसे हैं उर्दू को खत्म करने के हवाले से, तो उर्दू के बगैर हमें क्रिकेट को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, और फिर आप जैसे भी कमेंटेटर मौजूद है जो 25-30 साल से कमेंट्री करें, सीनियर हो चुके हैं, उनसे इस्तेमाल करें, और फिर नए लोग भी ग्रूम करें अगर आप कर सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं सर, आप समझते हैं बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अगर आप इस तरीके से असद भाई आप समझते हैं कि उर्दू कमेंटेटर का एक अपना अलग जो एक इंग्लिश कमेंटेटर का एक अपना अलग जॉनरा है, और उर्दू कमेंटेटर की एक अपनी जो है एक उनकी अपनी एक चाशनी होती है, क्योंकि अभी एक इंग्लिश कमेंटेटर को जब आप उर्दू कमेंट्री करा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि शमा बुझने से पहले फड़फड़ा रही है, हालांकि हम तो बचपन से सुनते हैं कि शमा बुझने से पहले टिमटिमाती है। तो ये वो फर्क है जो कमेंट्री में नजर आ रहा है। नहीं खेल है दाव यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। उर्दू एक मुश्किल तरीन जुबान है। बहरहाल लोगों को ये इसमें चीजें चलती हैं, कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल उर्दू कमेंट्स ने तरक्की ही की है, और बड़े बड़े नाम जैसे कि अपने मुनीर साहब का जिक्र किया, हफीज साहब का किया, इदरीस साहब का किया, मोहम्मद अख्तर थे, मतलब ये सब बड़ी सुस्ता उर्दू बोलते थे और बड़े पॉपुलर थे। यहाँ पर सर क्या लगता है उर्दू हमारी कौमी जबान है? देख लें सर, उर्दू हमारी कौमी जबान है, ये रमीज राजा साहब के दौर से शुरू हुआ है, कमेंट्री की उसकी फ्रीक्वेंसी है, और मेरे क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त है कि उर्दू को पॉपुलर करने की, जैसे अंग्रेजी कमेंट्री पॉपुलर हुई है, क्रिकेट का इस्तेमाल करें, ये उर्दू की बड़ी खिदमत होगी, और लोग उर्दू में कमेंट्री सुनना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में इसको जुज़वेला जिनसक बनाए अपनी सारी क्रिकेट जो आपकी होम सीरीज है और अवे सीरीज भी है, और अवे के अलावा जो होम में आप इंग्लैंड है कि यहाँ पर भी उर्दू कमेंट्री का अलग चंक होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एक अलग फ्रीक्वेंसी दे दें इसको, और आप देखेंगे। अच्छा असद भाई वक्त हमें असद भाई वक्त हमें सवाल मैं आपसे ज्यादा करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या वजह लगती है कि उर्दू हमारी कौमी जबान है? वजीर दाखिला साहब हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, खुद बहुत अच्छे उर्दू दान हैं, वो कि पंजाब में रहते हैं, लेकिन ये इस बात का माजी गवाह है कि जितने अच्छे उर्दू दान पंजाब से आए शायद किसी और खित्ते से नहीं आए। तो क्या आपको लगता है कि दानिस्ता तौर पे जो है वो उर्दू को पीछे किया जा रहा है? क्योंकि सिलसिला अगर मैं गलत नहीं हूं तो रमीज राजा साहब के दौर से शुरू हुआ कि इंग्लिश कमेंट्री को फोकियत दी जाने लगी। देखिए, अब मैं उर्दू कमेंट्री अगर करता हूँ तो मैं तो अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, जो अंग्रेजी में कर रहे हैं उनको क्या तकलीफ है, उनको भी तकलीफ ही होनी चाहिए। बकाजी में अच्छी उर्दू बोलते हैं, रमीजा जो उर्दू अच्छी बोलते हैं, आमिर सुहेल अच्छी उर्दू बोलते हैं, सलमान भट्ट बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, और अब फिर आप देखेंगे सिकंदर भट्ट आपके कराची के कितनी शानदार उर्दू बोलते हैं, और आप कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं।
तो ये इसके जरिए हम क्रिकेट को, उर्दू जो है उसको फरोग दे सकते हैं, और ये हम बता सकते हैं दुनिया को कि हाँ, पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। और ये क्रिकेट को तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, अच्छा सर, जरा एक इंसिडेंट की तरफ आते हैं। सर, एक इंसिडेंट की तरफ आते हैं। क्रिकेट कमेंटेटर अली यूनुस साहब, उनको जिस अंदाज से जो है वो क्रिकेट कमेंट्री पैनल से हटाया गया, एक अरसे से क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो कमेंट्री कर रहे हैं, उनके जो सरफहरिस्त कमेंटेटर में आते हैं, और जिस अंदाज से उनको हटाया गया, इल्ज़ाम उन पर लगाया गया कि शायद वो अपनी एहलिया की बात कर दे। लेकिन जितना मैं अब अली यूनुस को जानता हूँ, मैं बरबिला ऑनर ये बात कर रहा हूँ कि जितना वो खुददार इंसान है, जितना वो तमीज़दार इंसान है, वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा कमेंट्री के लिए, और कभी भी कमेंट्री के लिए कम से कम जो है वो क्रिकेट बोर्ड से कोई माफ़ीनामा टाइप की चीज़ नहीं करेगा। ये जितना भी वाक़या हुआ है, ये आपको लगता है कि अली यूनुस के साथ सही ट्रीट हुआ है, क्योंकि वो इस बात के हकदार नहीं थे कि उनके साथ इस तरह से किया जाए? देखिए, बेस्ड तहाशा मैचों में उन्होंने मेरे साथ कमेंट्री किया, ये आपने मुझे अभी बताया कि ये हुआ है। सच पूछिए तो मुझे अफसोस और दुख हुआ, और इस तरह किसी एक टैलेंटेड आदमी को इस तरह समझा दिया जाता है। वो मुझे पता है उसके साथ इशू कुछ ऐसे इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं वो। और वैसे ये है कि हम इसको भी इस तरह कह सकते हैं कि जल्द ये मामला क्रिकेट बोर्ड और अली यूनुस के दरमियानी में केबली हल हो जाए, और किसी को ऐसे हटाना, इसमें जाहिर है कि हम सबकी जो क्रिकेट की जो फैसिलिटी है, आप समझते हैं अगर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है, सर आप ये समझते हैं अगर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वो माफीनामा दें या वो कोई माफी मांगे, तो अली यूनुस जैसा इंसान जो इतना खुददार इंसान है, वो कभी भी कमेंट्री के लिए माफीनामा नहीं देगा? देखिए, मेरे ख्याल में माफी वाली तो बात कोई नहीं है। एक उनको छोटा सा कर देते हैं कि भाई आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं हमारे लिए कमेंट्री करें, ये बात मत करें। अगर मेरे सामने उस वक्त होता तो मैं अली को आराम से समझा देता, लेकिन वो देखिए, वो उसमें बेपनाह खूबियां हैं, वो एक हमदर्द आदमी है, उसमें उसने अगर जोश में, सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि वकार यूनुस के भाई हैं, इससे बड़ी खूबी क्या हो सकती है? और नहीं, मैं बताऊं, वैसे यार वो एक अच्छी बात है कि वो वकार यूनुस के भाई हैं, लेकिन उसमें खुद दमखम है, वो बोलना खुद ही पड़ता है ना, अली सलमान बोलना खुद ही पड़ता है। वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था और बढ़ेगा इंशाल्लाह। हमारी तो ये ख्वाहिश है, बिल्कुल इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, बिल्कुल कम बैक करेंगे। सर थोड़ा सा वापस आते हैं, ज़रा ये कनेक्शन कैंप जो लगा है, इसकी क्या अहमियत और अफादियत आपको नज़र आती है? क्योंकि कोचेस के साथ प्लेयर्स को बैठा दिया गया, और जो 50-50 लाख के मेंटोर हैं वो नज़र नहीं आ रहे। कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई वो इस टूर्नामेंट को खेल रहा है, कोई कोच जो है वो टेप बॉल खेलने के लिए यूएई के लिए गया हुआ है। तो ये मेंटोर्स का फिर फ़ायदा क्या हुआ फिर इतने बड़ा मेला बारात सजाने का? ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पर तो ज़्यादा के एतराज़ हो सकता है। अगर कोई किसी कमिटमेंट और है तो गुड टू देम। अगर पहले से इजाज़त ली हुई है, अगर मिसबाहुल हक ने कि जी मैंने इस मौके पर इतने देर के लिए जाना है, और मैं इस तरीके से बाद में इस चीज़ को, सर ऐसी क्या आफत आई हुई थी? ऐसी क्या आफत, सर ऐसी क्या आफत आई हुई थी? ये मुझे ये समझने से मैं कासिल हूँ कि ये क्या बात हुई। ये इतनी हमारी सुप्रीम क्रिकेट है, और अली जो इवेंट हो रहा है, मुझे तो देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इतना धमखम है, इतने इनामात हैं, और परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा जबरदस्त है, और तो स्टार्ट में अगरचे हम चाहते थे कि 4 डे क्रिकेट होती क्योंकि इंग्लैंड आ रहा है, बड़ा ये हो गया है। तो इस दौरान मेरे ख्याल में ये कुछ इदारे से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी को भी कि वो अपनी टर्म डिक्टेट करे। जो कोई भी जिन्होंने, सर मुझे क्विकली बता दिएगा राजा भाई, आखिरी मेरा सवाल है सर, आखिरी मेरा सवाल है, मुझे शॉर्ट 15-20 सेकंड में बता दिएगा, ऐसी अगर पहले से इजाजत ली हुई थी तो ऐसी क्या आफत आई हुई थी कि मिसबा को आप मेंटोर बनाते, अगर उनको जाना था, उनके प्रायर कुछ एंगेजमेंट्स थी तो? ये बोर्ड है मुंतज़िम आला पाकिस्तान के क्रिकेट का, उन्होंने इनको एंगेज किया। उनको चाहिए था कि पहले ये तसल्ली कर लेते कौन कितना सीरियस है, कितना दस्तयाब है, कितना नहीं है। अजहर अली मौजूद थे, मैं अजहर अली को एक अच्छा लड़का समझता हूँ, वो मेंटोर बन सकता था। पता नहीं क्या सर ये जो इनके प्रोटोकॉल, सर ये जो आपने एक अरसा गुजारा है क्रिकेट में कमेंट्री को कवर करते हुए, आपको नहीं लगता कि इधर उधर ये भाग रहे हैं? मोहसिन हसन खान जैसा जो प्रूवन कोच है, जिनके रिजल्ट नजर आते हैं, जो बांग्लादेश जाके सीरीज जीत कर रहा है, जो यूएई में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीते हैं, जिन्होंने व्हाइट वॉश किया इंग्लैंड को, आपके पास एक बना बनाया एक प्रोडक्ट मौजूद है, ये जो पाकिस्तानी भी, सच्चा पाकिस्तानी भी है, टेंटेड प्लेयर को वो लाइक नहीं करता है, वो क्रिकेट बोर्ड में आ जाए तो सारे मामलात ही हल हो जाएं। वो आपने मेरे दिल की बात ली है, सच्ची बात पूछे तो इस चीज का मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास है कि मोहसिन खान जैसे एक नेक तीनत, एक सीधे साधे, किसी हद तक भोले भाले भी हैं, उनसे बोर्ड क्यों नहीं इस्तेफादा कर रहा? इनको क्या इश्यूज है उनके साथ? मेरे ख्याल में यहाँ पर ये बात आप बार बार कर दिया करें ताकि
बोर्ड को इनका रस्सा मारो क्रिकेट की। हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं। मौसम खान जैसा एक हीरा जो क्रिकेटर है और इसका मिजाज बड़ा अच्छा है, जो वतन परस्त है, जज्बे हुब्बुल वतन में कूट कूट के भरा हुआ है, क्रिकेट की भलाई चाहता है, क्रिकेट समझता है, शानदार क्रिकेटर रहा है, उसको क्यों उन्होंने, वो पंजाबी में कहते हैं, कंध से लगाया हुआ? व्हाई ही इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड? किसी भी कमेटी में बनाए, स्पेशल कमेटी में डाल दें, उनको मेंटोर बना दें, जूनियर टीम उनके हवाले कर दें। नहीं कर रहे, अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय बात करने की, इंतजार करने की। अच्छा राजा असद साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट पे तो गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन अभी हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि आप एक तवील अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम डिक्लाइनिंग फेज में मुसलसल जाती नजर आ रही है। इंडिया जो स्ट्रगल कर रही थी, हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने वहां पे 80+ रन कर दिए, फिर अपने टेस्ट कैरियर की 6ठी सेंचुरी कर दी, रविचंद्र अश्विन ने फिर दूसरी में बॉलिंग अच्छी कर दी। तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज पे नजर आ रहे हैं। जी अली, बात यह है कि इसका कोई एक रीजन तो नहीं है हमारे डिक्लाइन पे जाने का। इसमें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी स्पोर्ट्स को, इन पर्टिकुलर अब क्रिकेट को भी उसने बुरे तरीके से उसके साथ मुरतब हो रहे हैं। आप देख लें, ये जो मुल्क की इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका असर भी क्रिकेट पे होता है, इकोनॉमी का भी होता है। और जहां तक आप अब इस टीम के जो हमारे 11 वो दरख्शंदा सितारे हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ नबर्द आजमा थे, उनमें टेम्परामेंट या मिजाज वाली वो बात नहीं थी, ना लीडरशिप भी आपके पास। और फिर सोने पर सुहागा कि आपका जो पूल है उसमें कोई ऐसा बैकअप नहीं है जिसको आप कहें कि वो उनको रिप्लेस करेगा विद जीएस टू कम। यू हैव नो फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर आपके अपनी अफादियत, अपनी पेस, अपनी कार्ड जो है वो खत्म कर चुकी है, खत्म हो चुकी है उनकी। और अजीब तरह की सूरत हाल है। प्लेयर जो है वो इधर उधर घूमते फिरते दुनिया भर में, प्राइवेट लीग खेलते फिरते हैं, और कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग कल्चर होता है, वो नहीं है। ये अफसोस की बात है। लाहौर और कराची से अब क्रिकेटर्स नहीं निकल रहे, दूसरे शहरों से आ रहे हैं और वो है टैलेंटेड फिजिकली, लेकिन दैट्स नॉट गुड। लेकिन राजा असद साहब, जब हम ये बात करते हैं कि फैसिलिटीज नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर मेरे जहन में अरशद नदीम आ जाता है। उसको कौन सी फैसिलिटीज थी? वो तो रिकॉर्ड बना गया वहां जाके, एथियोपिया वाले नंगे पांव खाली पेट के साथ भाग रहे होते हैं, वो कैसे मैराथन जीत जाते हैं? उनके माइंड जो है ना, इसके ये जो आपने अभी अरशद नदीम का जिक्र किया ना, ये एक्सेप्शनल केस है, ये जीनियस था, ये मर्ज हो गया। इन फाइटिंग की आपको याद होगा पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन में भी शाही साहब एक तरफ थे, ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक तरफ थे, काफी ये, लेकिन इन्होंने अपने आप को से दूर रखा। फिर लंबे तड़ंगे थे, अल्लाह ने मेहनत का उनको समर दिया, ठीक है, हो गया। लेकिन आप इसको ये इससे हरगिज अगस मत कर लीजिए कि हमें कतार ऐसे जो प्लेयर्स हैं, वो का वो एथलेटिक्स हो, का वो हॉकी हो, स्क्वॉश हो, फुटबॉल हो, या अब जिसमें क्रिकेट उस डिक्लाइन पे चल पड़ा, हमें ऐसे कोई खिलाड़ी दस्तियाब हो गए, मुझे नहीं लगता। एक और चीज है, अब ये देखिए ना कि आप कह सकते हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, शाहीन शाफरी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हम आ रहे हैं, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया, तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए था जिन्होंने करके दिखाया। देखे ना, कहाँ 1.25 अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें। आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें, तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा और वो टैलेंट होना चाहिए। सर आप समझते हैं कि ये सिर्फ नियतों का फर्क है? हमारी नियत ही शायद यही है कि मैं अपने रन्स कर दूं, ये मेरा दोस्त खेल जाए, वो मेरा दोस्त खेल जाए, ये मेरा दामाद खेल जाए, ये मेरा दामाद कप्तान हो जाए। वहां पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने केएल राहुल को खिला दिया, सरफराज को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब वहां पर ये सिस्टम दूसरे मुल्कों में इसका तस्वुर नहीं है। अब बाबर आजम के बारे में जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि वो किसी की बात नहीं मानते थे। वसीम इज ए वेरी गुड पर्सन, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये अगर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर थे, इनके सामने उनकी जरूरत कैसे हुई कि वो ये बात कर रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, जो कोच होता है या कप्तान होता है, उसकी सिर्फ राय ली जाती है, वो टीम वो नहीं बनाता। टीम बनाते हैं चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर, उनको अथॉरिटी हासिल होती है, और उनके जो को सिलेक्टर्स हैं, मेंबर जो स्पेशल कमेटी के। तो यहाँ पर तो हमारे अजीब ही रवाज चल रहा है। इतने अर्से के बाद उन्होंने ये बात की है, काश वो स्वती कर देते जब वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सी चीजें हैं। दूसरा ये कि मैं अब इस सारी सूरत हाल में मैं नहीं ये समझता कि 100% इसमें क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, या वो कसूर नहीं भी है। आप देख लें, आपका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ग्रेडी पेरेंटहुड है,
और वो जो लेवल 1 लेवल 2 के एक जो कोच बन गए हैं, जो पेरेंटहुड है इदारा, उसको कहते हैं जी हम इनको PSL के ला देंगे, ये बिग बैश जाके खेलेंगे, आजे जी आजे, वो नहीं मकीन टाइप के लोग कोच कर रहे हैं जो क्रिकेट के जेन्युइन कल्चर से वाकिफ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच राजा साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे। आज के शो में आलिया रशीद साहब मेरे साथ मौजूद थी, राजभर साहब मौजूद थे। अगर क्रिकेट बोर्ड को कुछ चेक करना है तो फिर मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग हैं, इनसे इस्तेफादा करना चाहिए कि जो सच्चे पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानियत वाला दिल भी रखते हैं, कुछ करना भी मुल्क के लिए चाहते हैं, हम वक्त मुल्क के लिए दस्तयाब भी हैं। तो इस किस्म के लोगों को क्यों क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाता, एडवाइजर नहीं बनाता, CEO क्यों नहीं बनाता, बल्कि मैं तो कहता हूँ तो चेयरमैन के होते के बड़े मजबूत कंटेंडर है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब खुद चेयरमैन है तो एटलीस्ट ऐसे लोगों को अपने नीचे लेकर आए, मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोगों को, कि जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट में जो है वो बेहतरी आ सके। इधर उधर जो है वो घर झांकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।